हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू सांख्य अध्ययन। दिस इज अंकित बतौरिया और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th के मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। हेडिंग डाल लो, रजिस्टर निकाल लो, कॉपी पेन निकाल लो, हेडसेट लगा लो ताकि अच्छे से क्लियर आवाज आती रहे और स्टार्ट करते हैं। चलो, टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम, नंबरों का सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम क्या होते हैं नंबर्स? चलो ये तो छोड़ो, काउंटिंग होते हैं सर नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, -1 2 1 2 3 4 वो नहीं होते, माइनस वाले भी होते हैं। तो चलो कुछ बेसिक्स की बात करते हैं नंबर सिस्टम के, जो आपने प्रीवियस क्लासेस वगैरह में पढ़ा भी। फॉर एग्जांपल सबसे पहले बात करते हैं हम नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स those numbers that start from 1 2 3 till infinity। ठीक है सर। अगला होल नंबर, नंबर सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 till infinity। सिमिलरली अगर हम आगे बात करें, आगे आ जाते हैं हमारे इंटीजर, जो हमने पिछली क्लास में पढ़े थे 6th-7th क्लास में। इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं? नंबर्स इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स, positive number as well as zero are said to be integers। जैसे -1, वो सॉरी -1 नहीं, -3, -2, -1, यहां से till infinity, यहां से 0 1 2 3 till infinity। ये बात सबको क्लियर हो गई है? पक्का? अब ऐसे समझो, ये एक बड़ा सा बॉक्स है, एक बड़ा सा बॉक्स है हमारा। बॉक्स जैसा लग नहीं रहा है, फिर भी मान लो एक ये बड़ा सा बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर मैंने बहुत सारे नंबर ये डाल दिए, इंटीजर्स उठा के डाल दिए सारे की सारे। अब जब मैंने इंटीजर्स डाल दिए तो ऑलरेडी इंटीजर्स के अंदर क्या कोइंसाइड कर रहे हैं? होल नंबर्स। क्या कोइंसाइड कर रहे हैं? होल नंबर। जितने भी होल नंबर हैं वो बॉक्स के अंदर, एक छोटा सा बॉक्स है, ये कौन सा हो गया? होल नंबर का बॉक्स हो गया। और होल नंबर के बॉक्स के अंदर भी एक छोटा सा बॉक्स कोइंसाइड कर रहा है, किसका? नेचुरल नंबर्स का। कौन सा? नेचुरल नंबर का। ये क्या हो गया? नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इंटीजर के अंदर हमारे होल नंबर और नेचुरल नंबर, जितने भी टाइप के नंबर आते हैं सारे कोइंसाइड कर जाते हैं। क्लियर? ये तो हो गई हमारी कुछ बेसिक्स की बात। लेकिन अब जो हमें नंबर सिस्टम पढ़ना है, जो हमें पढ़ने हैं, वो इनके ऊपर तो है ही साथ में। इसे रब कर देता हूं, ये बेसिक्स था बिल्कुल। नोट जिसे करना हो वो रिवाइंड कर ले, नोट डाउन कर ले। ठीक है, ये तो बेसिक्स थे। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो हम बात कर रहे हैं, वी विल टॉक अबाउट रियल नंबर्स। किन की बात करेंगे? रियल नंबर्स। क्या? रियल नंबर्स। क्या? फिर रिपीट, रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो रियली एग्जिस्ट करते हैं, दोज आर रियल नंबर्स। एग्जिस्ट करते हैं जो, ये जो नंबर्स होते हैं दो टाइप के होते हैं। अब इनका जो डिवीजन करा गया ना, बहुत ही थोड़े से अलग तरीके से करा गया है। ऐसे नंबर्स जिनमें क्या होता है? डेसिमल्स प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? डेसिमल्स। और अब बात करेंगे हम दूसरे कौन से होते हैं? विदाउट डेसिमल्स। कौन से? विदाउट डेसिमल्स। अब विदाउट डेसिमल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कौन से हो जाते हैं आपके? इंटीजर्स। बाकी आपके होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये सारे आपके आ जाते हैं इसके अंदर। किसके अंदर? विदाउट डेसिमल में। और इंटीजर्स के अंदर ये सारे कोइंसाइड कर जाते हैं। डेसिमल की बात करते हैं। डेसिमल के अंदर कौन से आते हैं? डेसिमल में जो आपके आते हैं, एक आता है आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। कौन सा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगला जो आता है आपका आता है नॉन टर्मिनेटिंग। कौन सा? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगला जो आपका आता है ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग में जो आता है इसके अंदर, ये होता है आपका रिकरिंग। कौन सा? रिकरिंग। अभी इसका मतलब बताऊंगा क्या होता है। अगला जो आपका लास्ट आता है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉट रिकरिंग ऑल्सो। नॉट रिकरिंग।
रिकरिंग का क्या मतलब है मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, पर पहले बात करते हैं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग। अब जो आपका टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आते हैं ये आपके एग्जिस्ट कर जाते हैं किसके साथ, रैशनल नंबर के साथ। क्या होते हैं अभी ये सारी चीजें बताऊंगा, अभी सिर्फ चार्ट समझ लो। और जो आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग आता है ये होता है आपका इररेशनल नंबर। कौन सा होता है, इररेशनल नंबर। ठीक है, ये चार्ट समझ आ गया। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉट टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग। टर्मिनेटिंग मतलब एक टाइम पर आकर उसमें डेसिमल खत्म हो जाए, डेसिमल के बाद जो फिगर्स हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, खत्म हो जाती है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब वो रिपीट करती रहती है, आगे बढ़ती रहती है। रिकरिंग में क्या होता है कि एक टाइम के बाद एक फॉर्मेट रिपीट होने लग जाता है। अभी आपको एग्जांपल्स में बताऊंगा उससे क्लियर होएगा। बाकी आपको जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं उसमें क्या होता है वो रिपीट नहीं करते, नई नई डिजिट्स आती रहती है। क्लियर ये बात। अब जल्दी से वीडियो को पॉज करो, ये बना लो फ्लो चार्ट, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जैसे कि मैंने बताया डेसिमल्स में 3 बताया आपको, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। तो सबसे पहले जो है हम डेसिमल फॉर्म में लिखना सीखते हैं। सबसे पहली प्रॉब्लम ले लेते हैं आज की जो हमारी पहली प्रॉब्लम आ जाती है वो है आपकी 1/3। हमें इसे लिखना है डेसिमल के अंदर, तो कैसे लिखोगे आप, 1/3 0.3, 3 3 9, अब ओ सॉरी 3 3 9, मैं क्या कर रहा हूँ 1, अब ये 0, 3 3 9 1, 3 3 9, यहाँ पे 10 हो जाएगा 9 माइनस यानी 1। देखो ये रिकर करता रहेगा, बार बार आती रहेगी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी 0.3333, या हम इसे लिख सकते हैं 0.3 बार, 0.3 बार। इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। क्या बोलते हैं, रिकरिंग। इसके बाद क्या, पॉइंट के बाद देखो जो आपकी डिजिट है, जो वैल्यू है वो लगातार जो आपकी वही आती जा रही है, दैट इज बेसिकली रिकरिंग। इसमें ऐसा भी केस आ सकता है कि एक फिक्स वैल्यू हो, लाइक 1 2 2 2 2 2 2 आना ऐसे स्टार्ट हो जाए, तो वहां पर क्या हो जाएगा, बार लग जाएगा 2 के ऊपर, 0.12 बार। क्लियर। अभी से क्या बोलेंगे 0.3 बार। क्लियर। अभी आगे और एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल देखते हैं आप 7/8। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, डिवीजन कर लेते हैं। 8 पॉइंट लग गया, ये आगे 70, 8 7 56, 8 8 64, यानी 0.8 64 6 0, 8 8 64, 8 7 56 4 0, 8 5 40। क्लियर। यानी क्या आ गया ये आपका 0.875, ये यहां पर आके पॉइंट खत्म हो गया। इस टाइप के क्या होते हैं आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ऐसे कौन से होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, जो आपके खत्म हो गए आके यहाँ पर। ठीक है। बट अगर हम बात करें वैल्यूज, जैसे कि आपकी √3 की 1.412 बढ़ती रहती है, आगे जाती जाती है। दैट इज बेसिकली, यहां पर देखो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको, कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं होगा इसके अंदर। तो ये क्या होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। क्लियर हो रही है। तीनों का एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। ये हो गया टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग। इसमें क्या हो रहा है, देखो आपका बार जो है वो एक 3 पे आके लग गया, क्यों 3 बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद आपका देखो 7/8 का बताइए टर्मिनेटिंग, क्योंकि पॉइंट के बाद जो है एक टाइम पर आके डिवीजन खत्म हो जाएगा। और इसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, लाइक √3 की वैल्यू, आपकी पाई की वैल्यू जो है आपको वो अप्रॉक्स वैल्यू दी गई है 22/7। आप इसे डिवाइड करके देखो, ये 3.14 आपको अप्रॉक्स वैल्यू दे दी गई है, लेकिन आप जब इसे सॉल्व करोगे 22/7, ये एक एग्जांपल है किसका, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग का। क्लियर ये बात, किसकी, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिकरिंग। क्लियर ये बात, तीनों चीजें। एक एग्जांपल तीनों का डाल लो, वीडियो को पॉज करो, एक एग्जांपल ले लो। पाई का जरूर लिखना, पाई का आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसमें आ जाता है। बाकी फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जल्दी पॉज करो। अब आपके बहुत सारे ना ऐसे आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर ना बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसमें आप बार बार ना डिवीजन करके नहीं देख सकते हो
कि आपका जो गिवन फ्रैक्शन है या कोई भी आपका जो गिवन नंबर है जो फ्रैक्शन की फॉर्म में है, अभी मैं रेशनल नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, रेशनल नंबर अभी इंट्रोड्यूस करूंगा उसके बाद बताऊंगा, अभी मैं फ्रैक्शंस की बात कर रहा हूँ। सिर्फ कोई भी फ्रैक्शन गिवन है वो पॉइंट में टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, कैसे पता करोगे? तो एग्जाम में ना क्वेश्चन आ जाता है कि ये बताओ कि ये डेसिमल जो ये सॉरी आपका जो फ्रैक्शन है ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पुट होता है। तो आपको सिंपल सी ना एक मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ। इसमें आपको क्या देखना है कि फॉर एग्जांपल आपका फ्रैक्शन है p बाई क्यू। क्या है? p बाई क्यू आपका फ्रैक्शन है। अब इसके अंदर आपको देखना है डिनोमिनेटर को। किसको देखना है? डिनोमिनेटर को। अगर आपका डिनोमिनेटर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में इवेल्युएट हो सकता है तो वो डेसिमल पक्का, वो फ्रैक्शन पक्का टर्मिनेटिंग होगा, वो फ्रैक्शन पक्का टर्मिनेटिंग होगा। कैसे? मैं करके दिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो 39 बाय 250। 39 बाय 250, मैं 250 को लिख सकता हूं 125 इंटू 2। डिनोमिनेटर क्या है मेरा? 250 है, 125 इंटू 2 लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं। चलो अब ये 5 की क्यूब मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 लिख सकता हूं, यानी इवैल्यूएट हो गया 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में। यहां पर m क्या हो गया 3, n क्या हो गया 1, सॉरी n क्या हो गया 1, n क्या हो गया 3, m क्या हो गया 1। क्लियर है बात? अब ये क्या हो गया? इवैल्यूएट हो रहा है, इसमें 250 इवैल्यूएट हो रहा है। इट मींस ये जो फ्रैक्शन मुझे गिवन है इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। आप जब इसे सॉल्व करोगे आपको टर्मिनेटिंग मिलेगा। कई बार बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसमें हमें इतना हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टाइम नहीं मिलता है। अब अगर डिवीजन करने बैठ जाओ लॉन्ग डिवीजन मेथड, आपको इतना टाइम लग जाएगा आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। आपके बाकी क्वेश्चन छूट जाएंगे, बोलोगे यार ये इजी है, इसे सॉल्व कर लेता हूँ। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक बता दी मैंने आपको। 2 की पावर 5 और 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में से इवैल्यूएट करो। अगर इवैल्यूएट होके आ रहा है तो इट मींस वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इसके अलावा एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मैंने बोला 49 बाय 256 ऐसे आ गया। अब 256 देखो, क्या 256 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में हो सकता है? आपको पता होना चाहिए कि 2 की पावर 8 जो होता है वो 256 होता है। करके देखो, यहां पे करके देखते हैं। 2 2 3 4 5 6 7 8, 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32 32 64 64 2 128 128 2 256, यानी 2 की पावर 8 है। आगे देखो 5 की पावर 0 लिख सकता हूं मैं इसे, क्योंकि किसी भी चीज की पावर किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। वेरी नाइस। तो मैं इसे लिख सकता हूं ना 2 की पावर 8 इंटू 5 की पावर 0, या फिर 1 लिख सकता हूं। और 1 को क्या लिख सकता हूं? 5 की पावर 0। इट मींस आगे 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर n में आगे ये चीज, इट मींस इट इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये जल्दी से आपको कहीं मिलेगा नहीं फॉर्मूला देखने को, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कई बार आपके 1 मार्क क्वेश्चन आ जाते हैं, उनमें सिर्फ आपको लिखना होता है इट इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम छोड़ो, ऑब्जेक्टिव एग्जाम छोड़ो, उसमें आपके 1 मार्क के क्वेश्चन में भी आ जाते हैं, आपके सीबीएसई एग्जाम्स में भी आ जाते हैं। तो आप सीधे सीधे लिख सकते हो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे। इस पे सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है आपको, न्यूमिनेटर से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सिर्फ डिनोमिनेटर देखो आप। क्लियर है बात? एम आई क्लियर? तो जल्दी से नोट डाउन कर लो, ये 2 एग्जाम्पल नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमने टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग और रिकरिंग तीनों टाइप के डेसिमल समझ लिए हैं, क्लियर भी हो गए हैं, कैसे उनका हम निकाल सकते हैं, ये सारी चीजें हमें क्लियर हो चुकी हैं। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर की। तो सबसे पहले हम देखते हैं रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर ऐसे नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q, ऐसे नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q और q इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब आपका जो डिनोमिनेटर है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है। ऐसे नंबर जो होते हैं आपके क्या होते हैं? रैशनल नंबर। आपके जितने भी इंटीजर्स हैं, जितने भी आपके होल नंबर हैं, जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स हैं, ऑल आर रैशनल नंबर। हाउ? मैंने बोला -3 इज अ इंटीजर। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं क्या लिख सकता हूं? 1 लिख सकता हूं। 1 इज नॉट इक्वल्स टू 0, देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर। मैंने बोला 0 इज अ रैशनल नंबर और नॉट, इट इज अ रैशनल नंबर। हाउ? 0 अपॉन मैंने लिख दिया 2,
इट इज इक्वल्स टू 0, बट 0 ही आएगा सॉल्यूशन करने के बाद, देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर। कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो, 99 कुछ नहीं है नीचे तो 1 है, देयरफॉर इट इज इन द फॉर्म ऑफ p by q, देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर। क्लियर? एक तो ये बात होगी। दूसरी बात मैंने क्या बताया था आपको, जितने भी आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले आपके फ्रैक्शंस आते हैं, क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वाले जितने भी आपके फ्रैक्शंस हैं, ऑल आर रैशनल नंबर्स। इसके अलावा नॉन टर्मिनेटिंग भी चलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी चलते हैं, बट यहां पर एक इशू है, वो होने चाहिए आपके रिकरिंग, मतलब जिनके ऊपर क्या होता है, बार, जिनके ऊपर क्या लगी होती है, बार, जो बार बार रिपीट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कई बार आपके पास एक नंबर आता है 0.121212, तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 0.12 बार लिख सकते हो। तो ऐसे नंबर जब आएगा आपके पास, इसको जब आप अपना फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर मिलेगा, दैट इज अ रैशनल नंबर। कई बार आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो है वो ऐसे भी मिल सकता है 0.1222, तो आप इस पे आप पूरा बार नहीं लगाएंगे, इसलिए आप क्या करेंगे 1 2 बार, सिर्फ 2 के ऊपर बार आएगा, क्यों, क्योंकि 2 बार बार रिपीट हो रहा है। कई बार आपको ऐसे भी मिलेगा कि आपको मिल जाएगा 0.876876 ऐसे भी मिल सकता है, तो आप क्या करेंगे 876 बार। ऐसे जितने भी आपको डेसिमल फॉर्म में मिलेंगे उन्हें आप चेंज करिए रैशनल नंबर में, वो आपके जो हमेशा होंगे दैट आर ऑलवेज रैशनल नंबर्स। क्लियर? फ्रैक्शन की फॉर्म में चेंज करिए उन्हें, वो हमेशा आपके रैशनल नंबर होंगे। लेकिन अब बात आती है कौन से इरैशनल नंबर होते हैं, कौन से इरैशनल नंबर होते हैं। तो इसे अब कर देते हैं। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग समझना इसलिए जरूरी था क्योंकि बच्चों को ये माइंड में क्लियर ही नहीं हो पाता कि रैशनल नंबर क्या है, इरैशनल नंबर क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है इनके बीच में। और टीचर्स ढंग से मतलब एक फॉर्मेट में अगर इसे पढ़ाएं तो ठीक रहता है, अगर आप इसे एक फॉर्मेट में नहीं पढ़ाएंगे बच्चा नहीं समझ पाता। तो आप देखते हैं इरैशनल नंबर, क्योंकि यहां पर तो एक तो बड़े प्लेटफॉर्म पे अगर मैं वीडियो दे रहा हूं तो इट मींस किसी भी टाइप का कैसा भी बच्चा ये वीडियो देख सकता है, तो देयरफॉर मुझे बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना है। इरैशनल नंबर की बात करते हैं। इरैशनल नंबर क्या होते हैं? इरैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं विच आर इन द फॉर्म ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग, जो कि क्या होते हैं, किस फॉर्म में होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग। फॉर एग्जाम्पल √2, √3, √5, जितने भी आपके परफेक्ट स्क्वायर रूट्स नहीं है, जैसे कि 16 है, उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या है 4, जितने भी आपके परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं, स्क्वायर रूट होंगे, वो कभी भी आपके नहीं होते। लेकिन जितने भी आपके ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, ऑल आर इरैशनल नंबर्स, ऑल आर इरैशनल नंबर एज वेल एज पाई। फॉर एग्जाम्पल √69, इट इज अ इरैशनल नंबर। क्लियर? पाई को मैंने क्यों बोला, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, पाई इज इक्वल टू 22/7, इट इज द एग्जैक्ट वैल्यू। बट इसे कई बार हम 3.14 लिखते हैं, 3.14 अप्रॉक्स वैल्यू है, इट इज नॉट परफेक्ट वैल्यू, इट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्लियर? √2 की बात कर रहे हैं, √2 की वैल्यू मैंने बताई 1.314, ऐसे करके आगे तक जाती है वैल्यू, पॉइंट के बाद ये बहुत आगे तक जाती है। ऐसे √3 की वैल्यू 1.73 आगे तक जाती है। ये रिकरिंग नहीं होती, कहीं पर भी रिपीट नहीं हो रही होती है, इनकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है, कहीं पर भी रिपीटेड फॉर्म नहीं मिलेगा आपको इनका। तो ऐसे नंबर्स आपके कौन से होते हैं, सारे के सारे इरैशनल नंबर। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया? पक्का? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे रैशनल और इरैशनल नंबर को हम नंबर लाइन पर कैसे दिखाते हैं। क्लियर? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार सीरियसली में पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम्स, सॉरी आपका तो 9th क्लास है, बोर्ड एग्जाम्स कह रहा हूं मैं, सॉरी आपके स्कूल एग्जाम्स वगैरह में पूछ लिया जाता है और काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला रैशनल नंबर देख लेते हैं हम अपना। रैशनल नंबर को हम पहले करके देखते हैं नंबर लाइन पे। क्या? रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, टॉपिक डाल लो सब, रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, अब पहला ले लेते हैं हम 5/4। 5/4 सर 5/4 कैसे डालें? 5/4 को थोड़ी छोटे लिखने की आदत है, धीरे धीरे ठीक होगी। 5/4 को सर कैसे करें?
तो आप इसमें से क्या करिए, इसका सबसे पहले इसको डिवाइड करिए, इसका इंटीग्रल पार्ट निकालिए। इंटीग्रल पार्ट कैसे, आपने बच्चों पढ़ा होगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन सबने पढ़ा होगा। तो क्या होता है, इसे जब मैं मिक्स्ड फॉर्म में लिखना चाहूं तो इसे लिख सकता हूं 1/1/4 लिख सकता हूं, पक्का, कोई प्रॉब्लम? तो ये जो आपकी फिगर होती है साथ में, इट इज बेसिकली इंटीग्रल पार्ट। क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट। क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट। इस मिक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, इट इज बेसिकली 1 + 1/4, ये मतलब होता है इसका। अब आप सॉल्व करके देख लीजिए, एलसीएम निकाल कर लगा कर देखिए, ये बताते नहीं है टीचर्स। देखिए इसका मतलब क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इंटीग्रल पार्ट। इस मिक्स फ्रैक्शन का मतलब क्या है, 1 + 1/4। क्लियर हो रही है ये बात आपको? ये बचपन में सीखते थे, इसे मल्टीप्लाई कर दो, इसे ऐड कर दो, ये ट्रिक्स होती हैं। बेसिकली इसका मतलब ही क्या होता है, ये मतलब होता है। क्लियर? अब आपको इसे कैसे दिखाना है, इंटीग्रल पार्ट को पकड़िए। इंटीग्रल पार्ट क्या है आपका, 1, या आपने नंबर लाइन बना ली एक। क्लियर? हमें 1 पर जाना है, यहां पर 0 दे दिया, यहां पे -1 -2 -3 तक ले गए, अपना जहां तक भी जाना है। यहां पर 1 इक्वल होता है 2, मैं ट्राई करूंगा इक्वल बनाओ 4। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, 1/4, 1/4, यानी एक के बाद है 1/4। तो क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच में क्या करेंगे, 4 टुकड़े बना लेंगे, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। 1 2 3 4, 4 पार्ट्स बन गए 1 और 2 के बीच में, 4 पार्ट्स हो गए 1 और 2 के बीच में। अब आप क्या करोगे, पहला पार्ट यानी 1/4 है, यानी ये जो हो गया आपका पहला पार्ट, दिस इज बेसिकली 5/4। क्लियर? ये क्या हो गया आपका 5/4। तो यहां से आप इसे यहां तक मार्क कर देंगे। ये क्या हो गया आपका, 0 से लेकर ये 5/4। क्लियर हुई ये बात? 0 से लेकर 5/4 कैसे निकाला गया, क्लियर हो गई ये बात? पक्का? एक बार वीडियो को पॉज करो, समझो, दोबारा रिवाइंड करो, वीडियो को पॉज करो और ये नोट डाउन करो, फिर अगले एग्जांपल पे चलते हैं। चलिए अब अगले एग्जांपल में बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल है हमारा दूसरा एग्जांपल 12/5। 12/5। तो अब बच्चों माइंडसेट ऐसा रखो कि आपको खुद जाके टैकल करना है क्वेश्चन को, खुद देखना है। आपको माइंडसेट होना चाहिए कि क्वेश्चन देखा पहले हम करेंगे। तो वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो, मैं आगे बढ़ता हूं। ठीक है, तो अब इसका अगर मैं इसको इंटीग्रल पार्ट के साथ लिखूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, 2/5 लिख सकता हूं। दैट इज बेसिकली 2 + 2/5। तो क्या बताया था पैटर्न, सेम पैटर्न फॉलो करेंगे हम। नंबर लाइन बनाई, 0 1 2, आप माइनस में भी दिखा देना, ठीक है। 3, 2 के बाद 2/5। तो मैं क्या करूंगा, 5 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, 1 2 3 4 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब क्या हो रहा है, 2/5 यानी सेकेंड, और ये हो गया 0, यानी ये क्या हो गया आपका 12/5। इसको आप मेंशन कर दोगे, मार्क कर दोगे, डार्क कर दोगे, डार्कन कर दोगे, कुछ भी शेड कर दो, और ये हो गया आपका 2/5। क्लियर? कैसे करना है, सिमिलरली आपको माइनस में करना है। माइनस का एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब जिन बच्चों ने नोट नहीं करा था, आई एम रियली सॉरी, वो एक बार थोड़ा सा रिवाइंड कर ले और नोट एंड डाउन कर ले। ठीक है, अगले एग्जांपल में बढ़ते हैं। माइनस का देख लेते हैं हम, -3/2। अब बच्चे यहां कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर माइनस आ गया, अब क्या करें। कंफ्यूज नहीं होना, डरना नहीं है। क्या करो, माइनस को बाहर ले लो, लिख दो इसे -3/2। 3/2 ब्रैकेट में माइनस बाहर आ गया। अब 3/2 को सिंपल आप अपना इंटीग्रल पार्ट में ब्रेक करो। क्या कर सकते हो आप इसे, 1/2 1 होल्स टू 1/2 लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना। अब इसका मतलब क्या हो गया, 1 + 1/2, और बाहर क्या है, माइनस। क्लियर? अब क्या करोगे, -1 माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, -1/2, यही होगा। तब इस -1 का मतलब क्या है कि आपकी जो नंबर लाइन है वो किधर है, लेफ्ट हैंड साइड पे होगी, यानी 1 माइनस का, और ये -2। कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 2 पार्ट्स में।
क्लियर? -1 -1/2 यानी ये क्या हो गया -1, या फिर मैं इसे लिख सकता हूं -3/2, इसे डार्क कर दो, ये हो गया आपका -3/2। क्लियर है बात? कोई प्रॉब्लम किसी को? होनी तो नहीं चाहिए, बाकी अगर होती है तो एक बार रिवाइंड कर लेना, नहीं तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ओके, एक इसका लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं जो बहुत ही कॉमन है और बार बार पूछा जाता है। इट इज सो कॉमन दैट यू हैव टू जस्ट यूज योर कॉमन सेंस। इतना कॉमन है वो कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपना कॉमन सेंस यूज करना है। अगर आप अपना कॉमन सेंस यूज कर लोगे ना तो वो बहुत इजीली कर जाओगे। जैसे कि कई बार क्या होता है, आपका न्यूमिनेटर छोटा दे देते हैं, डिनोमिनेटर बड़ा दे देते हैं, 3/4। अब बोलोगे सर मिक्स फ्रैक्शन, ये तो ऑलरेडी 0 में आ जाएगा, अब क्या करें? तो बच्चों ऐसे में कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ नहीं करना है। आप क्या करोगे, इसे लिख दोगे 0 0 प्लस 3/4। लिख सकते हैं ना हम इसे, ऐसे लिख सकते हैं? कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत इजीली लिख सकते हैं इसे। एलसीएम निकाल के देखो, आपको 3/4 नहीं मिलेगा। तब इसका मतलब क्या हो गया, मैंने डायरेक्ट मिक्स फ्रैक्शन वाले पार्ट पे नहीं लेके गया, 1 1/2 वाले, इस वाले पे नहीं लेके गया। और इसके बाद आप क्या करते थे, 1 + 1/2, यही तो करते थे। ये स्टेप होता था ना, मैं आपको डायरेक्ट स्टेप पे ले आया। आपको ये करने की जरूरत ही नहीं, मिक्स फ्रैक्शन वाला इंटीग्रल पार्ट आपको सीधे मैंने दिखा दिया, 0 रहेगा इसका। जब भी आपका न्यूमरेटर बड़ा हो जाए और आपका डिनोमिनेटर छोटा रहे तो आपको इंटीग्रल पार्ट अपने आप 0 मान लेना है उस केस में। क्लियर? अब कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बनाना नंबर लाइन 0 1, कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, 4, 1 2 3 4 हो गया। ये हो गया आपका सेकंड, इधर -1 ले लो, -2 ले लो, बराबर काटना। मैं तो जल्दी जल्दी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, वीडियो से सिर्फ और सिर्फ आपके कंसेप्ट क्लियर होगा, कंसेप्ट क्लैरिटी आएगी। करना जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो आपका 3/4 क्या हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया, ये हो गया आपका 3/4। देखो शेडिंग और ड्राइंग मेरी बहुत बुरी है, तो प्लीज मुझे जज मत करना उसके बेसिस पर। आगे कर भी लोगे तो मेरा क्या जाएगा, मुझसे ही सीख रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, कैसे आपको रैशनल नंबर मार्क कर रहे हैं नंबर लाइन पे। तो जिस भी महानुभाव को अभी जिस भी महानुभाव ने नोट नहीं कराया वो कृपया वीडियो को पॉज करें और महानुभाव वो जल्दी से नोट डाउन करें। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम बात करेंगे इरैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, जो कि बहुत ही मजेदार है, मजा आएगा वो करने में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे देख रहे हैं इरैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। सबसे पहला अगर हम इसका एग्जांपल देखते हैं, वो देखते हैं √2 का, जो बहुत बार एग्जाम से पूछ लिया जाता है और सबसे इजी है। कुछ बेसिक्स फिक्स क्वेश्चन है इसके, वही पूछे जाते हैं, कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। तो ऐसे के लिए आपको क्या करना है, जब भी आपको कोई रैशनल नंबर आएगा, नंबर लाइन ड्रॉ करो। ठीक है, 0। ठीक है, अब √2 को आप क्या लिख सकते हो, सोचकर देखो। पहले आप क्या करो, यहां से एक 1 ले लो, 1 तक ले लो, या गया 1 2 मार्क करो। अब ऐसों के लिए आपको ना अपना एक ट्रिपलेट याद रखनी पड़ेगी, वो है आपकी पाइथागोरस ट्रिपलेट। क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। लिख सकते हैं आप, कर सकते हैं ना ये बात। अब अगर मैं परपेंडिकुलर 1 ले लूं प्लस बेस 1 ले लूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 1 यानी h² इज इक्वल्स टू h इज इक्वल्स टू ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर 2 के इक्वल, यानी h क्या आ गया, √2। क्लियर? तो यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस क्या लिया मैंने, 1 1। तो ये हो गया मेरा बेस, क्या हो गया मेरा बेस। इसको मैंने नाम दे दिया a, 0 को मैंने नाम दे दिया o। ठीक है, यहां पर आप d रखेंगे, यहां पर क्या करेंगे, d रखेंगे। क्यों, पाइथागोरस कौन से ट्राइंगल में लगती है, राइट एंगल ट्राइंगल। कौन से एंगल में, 90 डिग्री एंगल ट्राइंगल बोल सकते हैं आप, या राइट एंगल ट्राइंगल, कोई भी बोल लीजिए आप। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, यहां से एक 90 डिग्री का एंगल बनाओगे। ठीक है, बन गया। अब आपने क्या करना है, देखो यहां से आप क्या करोगे, 1 जितना आपका ये 1 का मेजरमेंट है उतना ही खोलोगे आप, अपना कंपास खोलेंगे और वहां से यहां पर एक आर्क मार देंगे उतनी ही बड़ी। तो मैं बोल देता हूं यहां पर 1 आ गया मेरा, आ गया, कोई प्रॉब्लम। जैसे ही आप ये 1 लेंगे और ये 1 लेंगे, आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। दिस इज बेसिकली √2, दिस इज √2। कैसे,
बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये साइड में आपको सॉल्व करके दिखाना होगा, ठीक है। अब यहां से आप क्या करेंगे, अब नंबर लाइन पे हमारा ऐसे थोड़ा ना आ जाएगा √2, नहीं, यहां से आप क्या करेंगे, कंपास खोलेंगे, √2 जितनी भी √2 की लेंथ है यहां से मेजर करके कंपास खोलेंगे, और यहां से जितना कंपास जब आपका ऐसे खुल जाएगा तो अब यहां से आप एक क्या मारेंगे, आर्क मार देंगे, ऐसे क्या करेंगे, एक आर्क लगा देंगे, और जहां पर भी आपकी आर्क जाएगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ √2 ऑन नंबर लाइन। क्लियर ये बात, पक्का, और कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा रिपीट करता हूं, इसको पी पॉइंट मान लेते हैं और इसे पी पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, √2 निकालने का तरीका क्या है, मैंने 1 1 ले लिया, बेस और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज मेरे को दिख गया, √2 आ जाएगा। तो मैंने क्या लिया, 1 ले लिया, ये बेस अपना, परपेंडिकुलर 1 ले लिया, कैसे 90 डिग्री का एंगल बनाया और आर्क लगा दिया, 90 डिग्री बन गया, मुझे पता चल गया हाइपोटेन्यूज √2 आएगा। तो मैंने यहां से इसको ज्वाइन कर दिया अपने 0 पॉइंट से लेके यहां तक। क्लियर, उसके बाद मैंने एक आर्क मारा, यहां से इसको मेजर करा, अपना कंपास खोला और यहां से एक आर्क मार दिया, आर्क मैंने देखा √2 के इक्वल आ रहा है। क्लियर, कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए। चलिए बाकी आगे देखते हैं। अब देखते हैं √3 का, √3 के लिए क्या करते हैं, √2 का ये बन गया। अब √3 के लिए क्या करते हैं, सिंपल अपने इसी फॉर्मूले पे वापस आते हैं। √3 क्या कह रहा है, तो अगर मैं अपना परपेंडिकुलर 1 ले लूं और बेस में अपना √2 मान लूं, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 + 4, है ना, वो सॉरी 4 × 2 यानी क्या हो जाएगा 3, यानी h क्या आ गया, √3 आ जाएगा। तो मैंने बेस के ले लिया अपना √2, यहां से इस आर्क से मैं 1, जितना ही 1 की लेंथ हुई है उतनी ही लेंथ का 1 में एक बना दूंगा 90 डिग्री पे, डी लेके, ये 1 आ गया, मैंने यहां मार्क कर दिया। क्लियर, ये क्या हो गया मेरा 90 डिग्री का एंगल, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ऐसे ही बनाएंगे √3 का आप। क्लियर, और यहां से मैं ये जोड़ दूंगा, फ्रॉम 0 जोड़ दिया मैंने, दिस विल बी इक्वल्स टू √3। क्लियर, अब मुझे नंबर लाइन पे दिखाना है, हाइपोटेन्यूज पे थोड़ा दिखाना है, नंबर लाइन पे दिखाना है। तो नंबर लाइन के लिए मैं क्या करूंगा, यहां से कंपास खोलूंगा, इसे मेजर कर लूंगा और यहां से फिर एक आर्क मार दूंगा मैं, 2 को थोड़ा और आगे कर देते हैं, यहां पे लिख देते हैं 2, ठीक है। तो ये जो आपका पॉइंट आएगा, ये वाला पॉइंट Q पॉइंट, ये क्या हो गया, √3। क्लियर हो गया आपको ये बात, पक्का, कोई प्रॉब्लम। चलो सर ठीक है, √3 का बन गया, √2 का बन गया, लेकिन अगर हमें आगे √5 बनाने के लिए तो कैसे करेंगे, एक सिंपल सा तरीका है, √3 के बाद √4 बनाओ फिर √5 बनाओ। सर ऐसे थोड़ा ना होता है, √5 बनाया, √6 बनाया, ऐसे बना के, ऐसे अगर हमारे पास √16 आ गया, वो सब √16 तो चलो 4 होता है, सीधे सीधे √17 आ गया, फिर तो क्या हम क्या पहले √16 जाएंगे, जरूरत ही नहीं है बच्चों। √15 का ही मैं, √5 का ही मैं इजी सा तरीका बता देता हूँ आपको, ये रब कर देता हूँ, इसको नोट डाउन करना है, वो वीडियो रिवाइंड कर ले एक बार और नोट डाउन कर ले। अब देखो इसका तरीका बताता हूँ, √2 और √3 का क्लियर हो गया होगा आपको, अब आपके लिए इजी हो जाएगा मेथड। देखो मेरे को बोला √5 का बना के दिखाओ सर, आप में से एक स्टूडेंट था, उसने बोला सर आई विल चैलेंज यू, आप √5 का बना के दिखा दो बिना √2 और बिना √3 यूज करे। मैंने बोला अच्छा ऐसी बात बेटे, अभी लो। तो मैंने क्या करा, मेरी बहुत गंदी आदत है हाथ से रब करने की, आलसी हूं ना, क्या करूं। चलो अब √5 का बनाने के लिए मेरे से बोल दिया किसी ने, √5 के लिए मैंने क्या करा, तो मैंने उस बच्चे को बताया कि बच्चे सबसे पहले आप अपने माइंड में परफेक्ट स्क्वायर याद करो। √5 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 2 का स्क्वायर है सर 4, ठीक है 4 है, मानते हो ये बात, हाँ जी सर मानते हैं। चलो बच्चे ठीक है, तो आप इसे लिख सकते हो √4 + 1, मानते हो ना बच्चे, हाँ जी सर बिल्कुल मानते हैं। तो यानी बच्चे आप इसे मान सकते हो ना कि ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। हाँ जी सर बिल्कुल मानते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मतलब बहुत अच्छे बच्चे। और मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ बच्चे, मैं ये कर सकता हूँ √2 का स्क्वायर + √1 का स्क्वायर। सर बात एक ही रूट में रखो, अलग अलग रूट में रख लो, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
बोला बच्चे बहुत ही अच्छे, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, बाहर आ जाएगा ये 2, लिख सकता हूं ना बच्चे? हाँ जी सर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर स्टेप को छोड़ो, गोली मारो, यहां तक ही रखो। अब अपना पाइथागोरस थ्योरम पे आते हैं। h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। होती है ये बात, मानते हो ना इस बात को? अब आगे आते हैं। मैंने बोला बच्चे कि आप यहां पर p को मान लो 2 का स्क्वायर यानी 4 प्लस 1। h इज इक्वल्स टू हो गया √2 का स्क्वायर प्लस 1। यही बात आ गई। तो इससे कंक्लूड में क्या कर सकता हूं? परपेंडिकुलर मैंने अपना क्या ले लिया? 2 ले लिया, और बेस क्या ले लिया मैंने? 1। या सॉरी, आप ऐसे मान के चलो, उल्टी भी बात मान सकते हो कि बेस मैंने बच्चे क्या ले लिया? 2, परपेंडिकुलर क्या ले लिया? 1, क्योंकि आपको बनाने में इजी रहेगा नंबर लाइन पे अगर आप बेस छोटा लोगे तो, बड़ा लोगे तो। क्लियर? ठीक है सर, समझ आ गई। अब आप बस बना दो। ठीक है, लो बेटा इतनी बात समझ आ गई तो ये लो नंबर लाइन खींच दो एक, या आपका 0, या आ गया आपका 1, या आ गया आपका 2। ठीक है, बेस आपने 2 तक ले लिया, यानी ये हो गया आपका पूरा बेस। यहां पर आप क्या लोगे? 1 का, जितना ये 1 का मार्क है, जितना ये लेंथ है उतनी लेंथ का आप 1 खींच लोगे 90 डिग्री पे। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाओगे डी से, उसके बाद आर्क लगा दोगे 1 की लेंथ की। ठीक है सर, ये आपकी लेंथ हो गई। ठीक है, और बेटा जब आप ये ज्वाइन करोगे फ्रॉम 0, इस लेंथ को जब आप ज्वाइन करोगे, दिस वुड बी इक्वल्स टू √5। क्लियर हो गई बात? आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एक परफेक्ट स्क्वायर देखना है फिगर के आसपास। क्लियर? ऐसे भी नहीं डरना है कि आपके पास आ गया √18, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। आप 4 का स्क्वायर परफेक्ट रूट देख रहे हैं, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो आप कितना 4 तक खींच दोगे प्लस 2 लेंथ ऊपर खींच दोगे। डरने वाली इसमें कोई बात ही नहीं है, आप ज्यादा मत डरो। ठीक है, ये √5 हो गया, कोई प्रॉब्लम? क्लियर? अब आप क्या करोगे? यहां से आप क्या मार दोगे? एक आर्क। ठीक है, ये जो आर्क आएगी आपकी किसकी होगी? √5 की होगी। क्लियर ये बात? सिमिलर तरीका है √17, √26। आपसे पूछा नहीं जाएगा √5 तक का, मैक्सिमम पूछते हैं, मैक्सिमम √10 का पूछ लेंगे, इससे ज्यादा पूछा नहीं जाता 9th क्लास में। फिर भी मैंने आपको पैटर्न बता दिया, इसी तरीके से आप किसी भी इर्रेशनल नंबर का निकाल सकते हो। एम आई क्लियर? पक्का? चलो इसे नोट डाउन कर लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक रहेगा, जिसमें हमें 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर से और रेशनल नंबर निकालने होते हैं, वो कैसे फाइंड करेंगे, उनके 2 मेथड सिखाऊंगा, फिर बात करते हैं आगे। चलो जल्दी से नोट डाउन। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक डाल दो, फाइंडिंग रैशनल नंबर्स। फाइंडिंग रैशनल नंबर इन बिटवीन 2 रैशनल नंबर। ठीक है, अब सबसे पहला आप इसमें मेथड डाल दो, मेथड 1, मेथड फर्स्ट। 2 मेथड बताऊंगा। पहला मेथड है आपका r प्लस s/2। मेथड क्या है ये? r प्लस s/2। इस मेथड में क्या करना है आपको? जैसे कि मुझे बोल दिया कि सर आप फाइंड करिए जरा 2 और 3 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड करो, 5 रैशनल नंबर फाइंड करो 2 और 3 के बीच में। मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ये काम करते हैं, 2, 3, r को r मान लिया हमने 2 को, s मान लिया 3 को। क्या करेंगे? r प्लस s/2 यानी 2 प्लस 3/2 कितना आ गया? 5/2। यानी 2 और 3 के बीच में क्या आ गया? एक नंबर आ गया 5/2, पहला रैशनल नंबर आ गया। ठीक है, अब r प्लस s, r मान लिया 2 को, s मान लिया 5/2 को, फाइंड करते चलो। यानी 2 प्लस 5/2 अपॉन 2, यही होता है r प्लस s/2। यानी ये हो गया आपका 2 2 2 4 प्लस 5/2 यानी 9/2 इंटू 2/1, ओ सॉरी इंटू 1/2, ये क्या हो गया? 9/4। यानी इन दोनों के बीच में क्या नंबर आ गया? 9/4। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? और अब क्या करोगे? अब 5/2 और 3 के बीच में नंबर देख लेते हैं। 5/2 प्लस 3/2 यानी कितना आ जाएगा? 2
एलसीएम आ गया 2 यानी 5, 2 3 6 यानी क्या आ गया 11/2 इंटू 1/2 यानी क्या आ गया 11/4 यानी 2 और इसके बीच में क्या आ जाएगा 11/4। क्लियर, 3 नंबर आ गए। अब इसके बाद क्या करोगे 2 और 9/4 के बीच में निकाल लो, 3 और 11/4 के बीच में निकाल लो, नहीं तो ऐसा और 5/2 और 11/4 के बीच में निकाल लो, 9/4 और 5/2 के बीच में निकाल लो। सिंपल है, एक को आर मानो एक को एस मानो, उनका हाफ कर दो ऐड करके। क्लियर, लेकिन इस मेथड में बस और सिर्फ एक प्रॉब्लम है कि आप ज्यादा रैशनल नंबर नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हो लेकिन आपकी कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा है इसके अंदर। अगर कहीं पर भी छोटी सी भी आपने मिस्टेक कर दी वहीं पर ही आपका गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो जल्दी से ये मेथड नोट डाउन करो, वीडियो को पॉज करो, मेथड नोट डाउन करो, फिर अगला मेथड बताता हूं, अगला मेथड करते हैं। चलो बच्चों अगले मेथड पे बढ़ते हैं। अगला मेथड है हमारा व्हेन डिनोमिनेटर्स आर सेम, व्हेन डी आर सेम, डी मतलब डिनोमिनेटर्स आर सेम मेथड। जब डिनोमिनेटर सेम हो, मेरे से बोल दिया बच्चे फाइंड करके दिखाओ 3/5 और 4/5 के बीच का रैशनल नंबर। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करके फिर डिवाइड करूं, वो वाला r प्लस s/2 लगाओ तो बहुत टाइम लग जाएगा। मेरे से बोल दिया इनके बीच में 10 रैशनल नंबर निकाल के दिखाओ। अब सर इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो बहुत ही इजी मेथड बता देता हूं एक। आपने क्या करना है, जितने रैशनल नंबर आपको फाइंड करने के लिए बोले गए हैं उसे मान लो n। क्या मान लो n, क्या मान लोगे n। आप क्या करोगे n+1 मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर अपॉन n+1 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर। क्लियर, n+1 मल्टीप्लाई न्यूमिनेटर, n+1 मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर कर दो, सिंपल सी तरीके दोनों फिगर्स के साथ कर दो। यानी 3/5 मल्टीप्लाई n+1 कितना हो गया, n क्या माना है नंबर ऑफ डिजिट्स जो मांगी गई है हमसे, नंबर ऑफ फिगर्स जो मांगी गई है, तो कितना n+1 10+1 11 अपॉन 10+1 11, n+1 है दोनों में तो क्या हो जाएगा 33/55। क्लियर ये बात। अगला क्या बताया मैंने, अगली जो डिजिट थी हमारी वो क्या थी 4/5 थी। अब क्या करोगे, सिंपल वही तरीका n+1 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया 44/55। अब लिख दो इनके बीच की डिजिट्स, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। 34/55, 35/55, 36/55, 10 फिगर लिख दो, क्या प्रॉब्लम है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर अगर हो तो एक बार रिवाइंड कर लो और देख लो। क्लियर, ये दोनों मेथड क्लियर हो गए। ठीक है, तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में। ये हो गया आपका, अगर आप एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपकी 1.1, 1.2 और किसी हद तक 1.3 तक भी, मैंने आज छोटी सी वीडियो लेंदी हो गई है तो 1.3 तक भी मैंने ये कवर कर दिया है ऑलमोस्ट। मतलब 1.3 के आप 1-2 क्वेश्चन निकाल लोगे इजीली। तो ट्राई करना, सारे क्वेश्चंस करना। एनसीईआरटी में फिर मैं बोलूंगा ज्यादा क्वेश्चन दे ही नहीं रखे हैं, कोई ना कोई रेफरेंस जरूर लगाओ साथ साथ। ठीक है, एग्जाम्पलर ले लो एनसीईआरटी की, बहुत सारे क्वेश्चंस पुट होते हैं उससे भी। ठीक है, तो पढ़ते रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट।